हेलो एवरीवन, दिस इज अर्शद तारी। आप सभी को मेरी तरफ से एक बार सलाम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स के एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हमें बहुत मज़ा आने वाला है। वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो एक पुराने बुक्स के हिसाब से 14th चैप्टर था। अभी इस किताब में एसटीपी के न्यू बुक में पता नहीं कौन सा चैप्टर है, मैंने नहीं देखा है अब तक, लेकिन जो पढ़ेंगे इंशाल्लाह वो चीज़ न्यू बुक में भी होगी और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मिलेगी जो कि मे भी न्यू बुक में ना हो इंशाल्लाह। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले चैप्टर से हमें पता चलता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दो वर्ड का, दो शब्द का कॉम्बिनेशन है। एक है इलेक्ट्रो, दूसरा है मैग्नेटिज्म। ये कहता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर से जब पास होता है तो वो खुद में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस करता है। हंस और स्टेट और मिस्टर एम्पियर जो साइंटिस्ट थे दो, एक 1819 दूसरा 1820 में, इन्होंने क्या किया, एक ने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया, दूसरे ने इलेक्ट्रिक कंडक्टर के बारे में बताया। हंस और स्टेट ने बताया कि जब करंट पास होता है कंडक्टर के अंदर तो करंट कंडक्टर को मैग्नेट बना देता है या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इंड्यूस कर देता है और उसके सराउंडिंग में आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। और एम्पियर ने बताया कि जब चार्ज मूव करती है तो वो मैग्नेट बन जाती है, जब चार्ज रेस्ट में होती है तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज है उनका। जबकि हंस और स्टेट क्या करता है कि जब इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर के अंदर पास होता है तो वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूट्रलाइज हो जाती है ड्यू टू इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस और वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है आउटसाइड द कंडक्टर। जो कुछ भी है आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को जो है हम ओरिजिनली नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जब इसकी ओरिजिन की पता चले जाएगा ना फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को आसानी से समझ पाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म मीन्स मैग्नेट। इलेक्ट्रो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 13 चैप्टर में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है चार्ज की फ्लो की वजह से। यानी कि वैसे बस करंट पढ़ लेते हैं। करंट फ्लो इन मैग्नेट, फ्लो इन अ कंडक्टर inducing magnetic properties in a conductor। जब करंट कंडक्टर के अंदर पास होता है तो कंडक्टर को मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इंड्यूस कर देता है। या बस वैसे ही कह सकते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को मैं आई से रिप्रेजेंट कर देता हूं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ऑन अ कंडक्टर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। याद रखें, जब चार्ज फ्लो करती है पर यूनिट टाइम तो वो हमें करंट देता है। I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। जब चार्ज क्यू रेस्ट में होगी, जब चार्ज क्यू रेस्ट में होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी। क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और मैग्नेटिक फील्ड के लिए जरूरी है कि कोई भी चीज फ्लो हो। चार्ज फ्लो करेगी, चार्ज की वजह से करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करने की वजह से कंडक्टर मैग्नेट बन जाएगा। जब चार्ज रेस्ट में है, फ्लो नहीं कर रहा और उसमें करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, करंट प्रोड्यूस नहीं होने की वजह से वो मैग्नेट थोड़ी बनेगा यार। तो फिर क्यू अगर मोशन में है, क्यू इज इन मोशन, या वैसे नहीं, अच्छा वैसे कह सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी जो है नॉन जीरो है या वो रेस्ट में नहीं है, ऐसे कह सकते हैं मोशन में। सीधी बात रख लेते हैं कि मोशन में होगी जब चार्ज, करंट प्रोड्यूस होगी, करंट प्रोड्यूस होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉन जीरो होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी नॉन जीरो होगी। इसका मतलब करंट जब रेस्ट में होता है तो अच्छा, जब चार्ज कोई भी चीज रेस्ट में होती है तब चार्ज होती है, जब चार्ज मूव करती है तब मैग्नेट बन जाता है और चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक करंट के हवाले से वो चार्ज होती है और मैग्नेट होती है। जब दूसरी बात करते हैं कि करंट फ्लोइंग इनसाइड कंडक्टर, जब करंट कंडक्टर के अंदर फ्लो करती है प्रोड्यूस magnetic field inside the conductor
इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो। जब आउटसाइड की बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, नॉन जीरो। चलो मेरे डियर्स, इस रॉड को, कंडक्टर को ले लेते हैं। इस कंडक्टर को मैंने ले लिया, इसको मैंने एक इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट कर लिया। ये इसकी पॉजिटिव एंड, ये इसकी नेगेटिव एंड। जब मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, इसके अंदर करंट फ्लो कर रही है, इससे पॉजिटिव टू नेगेटिव, और वहां के वहां, वेरी नाइस। करंट ऐसे फ्लो करेगी, करंट ऐसे फ्लो करने की वजह से इसके आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड। जब इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो है। ये चीजें थी करंट की फ्लो की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आए कंडक्टर के अंदर और फिर वो मैग्नेट बन जाए। अच्छा, कोई भी चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं बार बार, मैग्नेट 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 है क्या चीज। अच्छा, मैग्नेट की इंट्रोडक्शन करवाते हैं आपके सामने कि मैग्नेट क्या चीज होती है। मैग्नेट होती है कोई भी आयरन लाइक सब्सटेंस जो कि आयरन लाइक दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करे या रिपेल करे। क्या होता है, आयरन मेड सब्सटेंस that attract or repel, that attract or repel other iron like substances। आयरन लाइक सब्सटेंस लाइक कौन सी है, वो आयरन लाइक सब्सटेंस है। आप एक ट्रिक से ये तीनों कंडक्टर्स याद कर लें, पी कोनी, फिर कोनी, या बस ऐसे कह सकते हैं कि फिर कभी नहीं, फिर कभी नहीं। इस Fe से फेरस, ठीक है, आयरन आएगा, कोबाल्ट आएगा, निकल आएगा। आप टेप से याद कर सकते हैं, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम। फिर बी से याद कर सकते हैं, बिस्मथ एटसेट्रा, बीसी, बिस्मथ एंड कॉपर, ठीक है। ये सब ऐसे कंडक्टर हैं जिनको कोई भी मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकता है आपके फील्ड में, और इन दोनों चीजों को याद कर रिपेल करेगा, क्योंकि ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है। इन तीनों को अट्रैक्ट करेगा लिटिल बिट, क्योंकि ये पैरामैग्नेट है। पढ़ेंगे क्यों पैरामैग्नेट है। पिकोनी एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का सेट है जिसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा कोई भी मैग्नेट। अच्छा, ये मैग्नेट क्या है, मैग्नेट आयरन मेड सब्सटेंस है जो कि अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है किसी आयरन सब्सटेंस को अपने फील्ड के अंदर। अच्छा ठीक है, तो मैग्नेट के अंदर कोई ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मैग्नेट अट्रैक्ट करता है दूसरी सब्सटेंस को, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा इसकी एटॉमिक ओरिजिन। क्या, एटॉमिक ओरिजिन। तो एटॉमिक ओरिजिन पढ़ेंगे। अच्छा, अब हमें केमिस्ट्री में चलना पड़ेगा, कोई बात नहीं, चलना पड़े तो पढ़ना होगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो पढ़ रहे हैं, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िए ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये सब उनके एलिमेंट्स हैं जो कि मैग्नेट हैं। और उस मैग्नेट को पढ़ने की प्रॉपर्टी ये है कि आपको केमिस्ट्री में जाना पड़ेगा, केमिस्ट्री के आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जाना पड़ेगा, वहां से डी ब्लॉक एलिमेंट से बात करनी पड़ेगी। हाँ भाई, आप में से ही तो मैग्नेट आते हैं, क्या प्रॉपर्टी आप में, वो हमें बताएगा कि हमें एटॉमिक ओरिजिन हमारी स्ट्रांग है। क्या, एटॉमिक ओरिजिन। एटॉमिक ओरिजिन से बात करेंगे तो हमें वो मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टी बताएगा कि मेरी वजह से तो वो स्ट्रांग मैग्नेट है, मेरी वजह से तो वो लिटिल बिट स्ट्रांग है, मेरी वजह से कोई डायमैग्नेट हो जाता है। कैसे? पहली बात हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलेगा अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है तो वो डायमैग्नेटिक हुआ होगा। जब डायमैग्नेटिक होगा तो उसकी प्रॉपर्टी ये है कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जीरो, और मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, जीरो। कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, वो मैग्नेट ही नहीं बनेगा। क्या मैंने बताया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब बात करें दूसरी, ये है फॉर डायमैग्नेटिक। अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नॉन जीरो है और क्या है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 1 2 3, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 3 है तो ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक, नो मैग्नेटिक फील्ड, नो मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, तो क्या है इसका इस फैक्टर है जिसे परमिएबिलिटी फैक्टर कहते हैं। वो परमिएबिलिटी क्या करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है किसी मैग्नेट की कि वो अट्रैक्ट कितना कर सकता है, कितना रिपेल कर सकता है। उसकी वैल्यू डायमैग्नेटिक के लिए
1 से कई गुना लेस होती है, 1 से कई गुना लेस होती है। पैरामैग्नेटिक की परमिएबिलिटी वैल्यू कितनी होती है? तकरीबन तकरीबन ऐसे कर सकते हैं, इक्विवेलेंट टू 1, इक्विवेलेंट टू 1। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नॉन जीरो हो और 3 से ज्यादा हो, 3, 4, 5 कह सकते हैं वैसे, वो होंगे ये फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक जिनकी परमिएबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 से कई गुना ज्यादा होती है। डायामैग्नेटिक की 1 से कई गुना लेस होती है, जबकि फेरोमैग्नेटिक की वैल्यू 1 से कई गुना ज्यादा होती है। बस यही कुछ प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हमें मैग्नेट का पता चलेगा कि ये मैग्नेट है। सर कौन इन मैग्नेट का, इन टाइप डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाले? टाइम नहीं है हमारे पास, तो कैसे निकाले, कैसे पता चलेगा कि ये मैग्नेट है? अच्छा, दूसरा तरीका भी है, वो कौन सा? वो आसान तरीका है इससे। वो कहता है कि एटॉमिक ओरिजिन के अंदर आप डोमेन सिस्टम में चले जाए। डोमेन सिस्टम का क्या है? डोमेन सिस्टम भी पढ़ लेते हैं। असल जो ओरिजिन है किसी भी मैग्नेट की वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, तो वायोलेशन भी हो जाता है, ऑफ प्रिंसिपल भी गिर जाता है। हमें इसमें कैसे पता चलेगा कि कोई मैग्नेट है? तो हमारे पास मिस्टर बेज ने 1907 में एक बात बताई कि आप किसी भी मैग्नेट की पहचान करना चाहते हैं तो उसके डोमेन सिस्टम में चले जाए। डोमेन सिस्टम पढ़ते हैं, डोमेन सिस्टम 1907 मिस्टर वेज, इसने बताया अगर कोई भी चीज मैग्नेट कहलाती है तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसके अंदर कुछ टिनी रीजन्स होते हैं जिनका मैग्नेटिक मूवमेंट पैरेलल अरेंज्ड हो, या वैसे कह सकते हैं कि इसके सब के सब डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में अरेंज्ड हो। जिन डोमेन्स के बीच में थीटा यानी कि एंगल 0 हो या 180 हो, तो वो जो भी चीज़ें होंगी वो सब मैग्नेट होंगी। कैसे पता चलेगा कि किसी सिस्टम के अंदर डोमेन्स पैरेलल अरेंज नहीं? अब उसके पास एटॉमिक ओरिजिन पढ़ते हैं कि वो कहता है कि टिनी रीजन्स इन द मैग्नेटिक सब्सटेंस, किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर कुछ टिनी रीजन्स होते हैं ऑफ विच नेट मैग्नेटिक मूवमेंट is aligned in same direction। वो टिनी रीजन क्या है? वो टिनी रीजन है डोमेन। अब इस कंडक्टर को मैं लेता हूं, ये कंडक्टर हमें बोलता है कि आइए मोस्ट वेलकम। डोमेन सिस्टम की बात करते हैं तो इस कंडक्टर के पास आए। ये कंडक्टर हमें बोलता है कि हम ऑब्जर्व करो यार, मेरे अंदर कुछ एटम्स मिलेंगे आपको, वो एटम्स बनाएं। जितने भी एटम होंगे उन सब की मैग्नेटिक मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होगी। अब क्या करना है? अब मेरे कंडक्टर के अंदर जितने भी एटम है उनमें से किसी एक एटम को ले लें, थोड़ा सा बाहर निकालें। जब हमने ऐसे एटम को थोड़ा बाहर निकाला, उसकी साइज बड़ी कर दी, फिर उस एटम के अंदर चले गए। पहले कंडक्टर के अंदर चले गए, फिर एटम के अंदर चले आए हैं। इस एटम को इस बात करते हैं कि एटम बोलता है मेरे अंदर एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के सराउंडिंग आप देखेंगे कुछ शेल्स होते हैं, कुछ ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी सराउंडिंग, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मेरे सराउंडिंग रिवॉल्व कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस के सराउंडिंग कुछ ऑर्बिटल्स हैं, उस ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब हमें एटम के अंदर दो चीजें नजर आ रही हैं मेजर, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन खुद की एक्सिस के सराउंडिंग रोटेट भी कर रहा है। रोटेट जब करेगी, ये इलेक्ट्रॉन जब रोटेट करता है तो उसकी स्पिन मोशन पड़ी जाती है। क्या स्पिन मोशन? इलेक्ट्रॉन की खुद की एक्सिस के सराउंडिंग जब मोशन हो उसको हम स्पिन मोशन कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग मूव करे तो हम उसे रिवॉल्यूशन कहेंगे। बोलो हाँ कि नहीं? हाँ, वेरी नाइस, रिवॉल्यूशन बोलेंगे। जब न्यूक्लियस भी अपने एक्सिस के सराउंडिंग रोटेट करेगी तो हम उसे रोटेशन बोलेंगे या स्पिन बोलेंगे। रोटेशन या स्पिन मोशन। क्या इन तीनों मोशन की वजह से कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस होगा? क्योंकि हमने ओरस्टेड से सीखा है, वो कहता है कि किसी कंडक्टर के अंदर जब करंट पास होता है तो वो मैग्नेट प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इंड्यूस करता है। जब इलेक्ट्रॉन स्पिन मोशन करेगा तो वो खुद की सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन।
क्या, ये याद रखना है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन। फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन है, अपने स्पिन के चौधारी जब मूव करेगा उसके परपेंडिकुलर एक प्लेन के अंदर वो मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा, इसकी स्पिन मोशन होगी, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर ये एरो बना रहा हूं मैं, ये मैग्नेटिक मूवमेंट, ये इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू स्पिन मोशन। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग ऑर्बिटल में रिवॉल्व करेगा तो फिर भी वो मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा। उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगी, इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट होगी, जब इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करेगा तो उसकी नेट मैग्नेटिक मूवमेंट यह होगी। जब नेट मैग्नेटिक मूवमेंट यह है इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्यूशन की वजह से। जब हम न्यूक्लियस के रोटेशन की वजह से पढ़ेंगे तो न्यूक्लियस भी खुद के सराउंडिंग में रोटेट कर रहा है, उसके परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक मूवमेंट बनेगा। इन तीनों चीजों को जब हम एटम के अंदर पुट करते हैं तो ऐसे मिलता है, ये रिवॉल्यूशन की रोटेशन की वजह से, ये रिवॉल्यूशन की वजह से, ये न्यूक्लियस की रिवॉल्यूशन की वजह से, सॉरी रोटेशन की वजह से। जब इन तीनों चीजों को मिलाएंगे तो इसकी नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या बनेगी। जब नेट मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करेंगे, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट वो किसी एक डायरेक्शन में हो जाएगी। ये है एटम हमारा, ये है न्यूक्लियस हमारा, इसकी सबकी नेट मैग्नेटिक मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में हो जाएगी। यह है नेट मैग्नेटिक मूवमेंट। अच्छा, कंडक्टर से फिर बात करते हैं कि नेट मैग्नेटिक मूवमेंट हमारे को एक एटम की तो पता चल गई है, लेकिन सारे एटम की कौन पता करेगा। ये हमें आसानी दिलाता है कि आपने क्या क्या एक एटम की आपने बना ली मैग्नेटिक मूवमेंट। मैंने कहा, इसने कहा कि आप क्या करें, एक ही एटम के जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो सारे एटम की मान लें। कैसे मान लें, हमने जो एटम, इस एटम को जूम किया था, इस एटम की मैग्नेटिक मूवमेंट ये पड़ी थी। ये कंडक्टर कहता है कि मेरे अंदर सारे एटम्स की मैग्नेटिक मूवमेंट वही हो जाएगी जो कि किसी एक एटम की है। वो क्या होगी, इस एटम की मैग्नेटिक मूवमेंट ये सब की एक मैग्नेटिक मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में है, सब अलाइंड हैं, सब पैरेलल हैं। तो थीटा क्या हो जाएगी भाई, थीटा में रेडियस 0 हो जाएगी। जब थीटा 0 हो जाएगी तो वो चीज मैग्नेट कहलाएगी। ठीक है, वेज मिस्टर क्या कहता है, मिस्टर वेज कहता है कि कोई भी चीज जब मैग्नेट कहलाती है तो उसके लिए पहला शर्त क्या है, उसके लिए पहला शर्त यह है कि उसके अंदर जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो मैग्नेटिक डोमेन सिस्टम बनाते हैं, हर एक डोमेन की डायरेक्शन सेम हो। इनकी मैग्नेटिक डोमेन की सारी डायरेक्शन सेम है, ऊपर की तरफ, सब ऊपर की तरफ है। ठीक है, ये चीज मैग्नेट है। क्या पता चलेंगे, टू रीजन इन व्हिच ऑफ व्हिच नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इज अलाइन्ड इन द सेम डायरेक्शन, थीटा 0 है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से डोमेन की बात करेंगे, डोमेन्स में थीटा 0 हो या 180 हो, ये सब पैरेलल होंगे। जब पैरेलल होंगे तो वो मैग्नेट कहलाएगी। सब डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में, रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक डोमेन सिस्टम, डोमेन रिप्रेजेंटेड बाय एरो, एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर एरो बनाए हैं वो एक ही डायरेक्शन में है, पैरेलल अरेंज्ड हैं, तो वो डोमेन सिस्टम। इसलिए हमें पता चलता है कि किसी एटम की जब मैग्नेटिक मूवमेंट से डोमेन से डायरेक्टली एक ही डायरेक्शन में हो तो वो की चीज मैग्नेट कहलाएगी। अच्छा, मैग्नेटिक मटेरियल के 3 क्या है टाइप है। एक होता है डायामैग्नेटिक, वहां पर हमने लिखा है डायामैग्नेटिक। जब डायामैग्नेट की बात करेंगे तो वो वहां पर डायामैग्नेट को पढ़ा था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के हिसाब से, यहाँ पर हम डायामैग्नेट को पढ़ेंगे मैग्नेटिक डोमेन्स के हिसाब से। ये डायामैग्नेट कहता है कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जब वो कैसे पता चले कि मैग्नेट है या नहीं, अगर किसी चीज के अंदर डोमेन सिस्टम रैंडमली अरेंज्ड हो। अब ये रैंडमली अरेंज्ड है, कोई पैरेलल कोई थीटा वगैरह 180 और 0 नहीं है, हम क्या बोलेंगे, ये डायामैग्नेटिक है। किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको लाएंगे तो फिर भी हम इसको उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाते हैं जिसकी मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो है। ये फिर भी क्या करता है कि उसकी मैग्नेटिक डोमेन्स की डायरेक्शन वही होती है। आ रही है बात समझ में। यहाँ भी इसकी मैग्नेटिक फील्ड 0, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड 0 कि बोलेंगे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जैसा था वैसा हूं मैं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो पूरा साल पढ़ाई नहीं करते, पहले भी उसको फिजिक्स की डेफिनेशन आती है कि आती है इस कॉल्ड फिजिक्स। जब लास्ट में पूछते हैं वही फिजिक्स पूछते हैं, टीचर पूछता है कि अब फिजिक्स की डेफिनेशन बताओ, वो हमें कहते हैं कि हम सर जैसे थे पहले अब वैसे हैं। डायामैग्नेट की ये प्रॉपर्टी है, जब इन्हें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो वो क्या करता है कि पहले भी वैसे लास्ट में भी वैसे। डायामैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0।
इसका एग्जाम्पल BC होता है, बिस्मथ एंड वहां पर क्या लिखा है हमने, कॉपर। जब पैरामैग्नेट की बात करेंगे, पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल ये होता है कि जो भी मटेरियल उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट या मैग्नेटिक डोमेन सिस्टम की पैरेलल अरेंज ना हो। थीटा यहाँ पर क्या है, थीटा यहाँ पर ना 0 है ना के 180 है। जब इसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे जिसकी मैग्नेटिक फील्ड ना 0 है, तो वो क्या करेगा, खुद को अलाइंड कर देगा एक ही डायरेक्शन में। जब खुद को एक ही लाइन में डायरेक्शन में अरेंज कर देगा, उसकी थीटा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, या थीटा 180 हो जाएगी। जब थीटा 0 और 180 हो गया, इसका मतलब है इसके डोमेन सिस्टम एक ही डायरेक्शन में अलाइंड है। जब एक ही डायरेक्शन में अलाइंड होंगे तो वो चीज मैग्नेटिक कहलाएगी। जब मैग्नेट कहलाएगी, उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी नॉन जीरो, मैग्नेटिक फोर्स भी नॉन जीरो। आ रही है बात समझ में। जब हम फेरोमैग्नेट की बात करें, अच्छा पैरामैग्नेट के क्या है एग्जाम्पल, टेप हमने पढ़ा था, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम। जब फेरोमैग्नेट की बात करेंगे, फेरोमैग्नेट तो ये क्या सब्सटेंसेस होते हैं, फेरोमैग्नेटिक वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि स्ट्रांगली मैग्नेट हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे, ये लिटिल बिट अट्रैक्ट होंगे, लेकिन ये डोमेन सिस्टम के अंदर डायामैग्नेटिक मटेरियल ना अट्रैक्ट होंगे ना ही वैसे पड़े रहेंगे, बल्कि वो रिपेल कर देंगे। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो चीज होती है जिसके पहले तो मैग्नेटिक मूवमेंट्स या ऐसे कह सकते हैं डोमेन्स, वो रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। जब उसे फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लाया जाता है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो हो, तो वो क्या करता है कि अपने डोमेन सिस्टम को पैरेलल अरेंज कर देता है 180 पर या 0 डिग्री पर। जब थीटा 0 हो या 180 हो तो हम क्या बोलेंगे, इसके मैग्नेटिक डोमेन सिस्टम्स पैरेलल अरेंज्ड है। जब पैरेलल अरेंज्ड होंगे तो ये मटेरियल मैग्नेट कहलाएगी और इसकी मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो होगी, मैग्नेटिक फोर्स भी जो अप्लाई करेगी वो नॉन जीरो होगी। इस सब्सटेंस के फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के एग्जांपल क्या हैं, फेकोनी, आयरन, कोबाल्ट, निकल। इस फेकोनी को आप फिर कभी नहीं से याद कर सकते हैं। मेरे समझ में आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि जैसे जैसे ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की कोशिश करेंगे तो कुछ चीज़ें बोरिंग काज करेंगी। ठीक है, विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय बाय।